ओके सो आज हम जो है वो डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग हम हर वीक जो है वो फ्राइडे को 11 से 12 तक ट्यूटोरियल सेशन ऑनलाइन रखा करेंगे। आप लोग वही जो क्लास का लिंक है जूम का उसी को यूज करें। उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी, बट आई वुड रियली लाइक कि आप उसमें आए। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें नई चीज कुछ भी जो है वो डिस्कस ना हो, या तो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उनको देखेंगे। अलबत्ता जो ट्यूटोरियल्स हैं वो इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस कोर्स के एंड पे ये कैपेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं कि यू आर गिवन एनी क्वांटम सिस्टम, नॉट जस्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, and you want to find out its energies and states all the way from ground state to any state using different methods। तो उस जो ट्यूटोरियल है उसमें जो कि हम ज्यादा कंप्यूटेशनल अप्रोच रखेंगे, तो आपके अंदर जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट जो कैपेबिलिटी जो स्किल है वो आ जाएगी, जो कि होपफुली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप बेशक किसी भी एरिया में रिसर्च करें तो वो जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस लिहाज से जो है वो आई सजेस्ट कि आप सब लोग जो है उसमें आए। अच्छा, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रीकैप द नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। सो एक चीज ये ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं कि एक जो सिस्टम है उसमें या तो नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी होगी या सिर्फ डीजेनरेट होगी। मोस्ट लाइकली हर प्रॉब्लम में आपको दोनों जो थेरीज हैं उनको यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि इन जनरल कोई भी जो प्रॉब्लम है, अगर उसकी आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो कुछ लेवल जो है वो नॉन डीजेनरेट होते हैं, कुछ जो है वो डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, और इस तरह से यानी डिफरेंट ग्रुप, कुछ हो सकता है कोई डीजेनरेट लेवल इधर हैं, फिर कुछ नॉन डीजेनरेट आ जाए, फिर कुछ डीजेनरेट। इन जनरल जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो जब आपने एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करनी है उन लेवल्स के करस्पॉन्डिंग जो कि नॉन डीजेनरेट है, सो देन यू कैन यूज नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। लेकिन और जब आपने एनर्जी करेक्शन फाइंड करनी है उन लेवल्स में जो कि डीजेनरेट है, देन यू कैन यूज डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी फॉर दीज। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की बात है। अगर तो आपने सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करनी है इवन नॉन डीजेनरेट के अंदर भी, तो तब आपको डीजेनरेट थ्योरी भी इस्तेमाल करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, लेट मी जस्ट राइट फॉर द नॉन डीजेनरेट केस। सो फॉर द नॉन डीजेनरेट केस, we imagine that we have a Hamiltonian H naught and it has some solution psi n with energies En. So if you recall, the first order energy correction requires you to deal with only the same that energy level that you are working with। कि अगर आपने इसमें करेक्शन देखनी है तो सिर्फ आपको इसका साइज चाहिए, इन साइज से आपका कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जब हम इसके वेव फंक्शन की करेक्शन की बात करते हैं या इसमें सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की बात करते हैं, देन वी नीड ऑल अदर्स, बिकॉज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन साई n was actually a sum over m not equal to n psi m0 h prime psi n0 सर em minus e। सर तो यू सी कि सारे वेव फंक्शन इसमें चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी ये कैमरा जो है बोर्ड। सॉरी, कैमरा जो है ना वो गलत जगह पे है। ओके, थैंक यू। सो मैं ये कह रहा था कि इन जनरल जो भी सिस्टम है ना क्वांटम सिस्टम, उसके कुछ लेवल्स नॉन डीजेनरेट होते हैं, कुछ डीजेनरेट होते हैं। तो अगर तो आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात कर रहे हैं, यू जस्ट नीड En1, तो देन आपको जो गिवन लेवल है सिर्फ उसी का वेव फंक्शन चाहिए। तो अगर वो नॉन डीजेनरेट है तो यू जस्ट यूज नॉन डीजेनरेट थ्योरी और आपको उस पर करेक्शन मिल जाएगी। और इसी तरह थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि अगर नॉन डीजेनरेट लेवल में करेक्शन आपने फाइंड करनी है तो यू जस्ट नीड डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी टू डील विद दीज एंड सो ऑन। अलबत्ता अगर आप सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात करते हैं या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन में बात करते हैं, देन यू नीड ऑल अदर
states in addition to this one. For example, अगर आपने nth state में energy correction find करनी है ना, you have a sum over all m. So m goes from 1 to infinity, except for the term m is equal to n. तो आपको दूसरे वेव फंक्शन भी चाहिए. इसी तरह जो एनर्जी करेक्शन है सेकंड ऑर्डर, वो उसका हमने फॉर्मूला देखा था कि सम ओवर m है, जस्ट m doesn't have to be equal to n. em0 minus em0. और इसके लिए ये जो साई एम्स हैं, वी नीड प्रॉपर साई एम्स इवन फॉर दी डीजेनरेट लेवल्स, क्योंकि अगर आप इनको यूज करेंगे तो देन इवन व्हेन m is not equal to n, you might have some different levels for which the energy is same. For example, इसके अंदर आप स्टेट टेबल करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप फोर्थ में एनर्जी करेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि इसकी एनर्जी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, तो इस सम के अंदर अगर आप फोर्थ लेवल में एनर्जी करेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो इवन व्हेन m is 5, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि E5 minus E4 is also जीरो, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है. So when there are some degenerate level, even the second order energy correction cannot be done. Okay, so let's now go to the degenerate perturbation theory, and I'll explain later how you come about finding this one when you have some level degenerate. So degenerate perturbation theory की अब हम बात करते हैं. We started discussion last time, और पहले जो है वो मैं सिर्फ ये जो degenerate levels हैं इनसे डील करना आपको सिखाऊंगा, and then I will come to this part कि how do you find higher order corrections and use all the functions. ठीक है, तो अब हम degenerate perturbation theory पहले डेवलप करते हैं for degenerate levels, और अब मैं थोड़ी सी रीलेबलिंग जो है वो करूंगा. Let's imagine that I have some D states, and now my n goes from 1 to D, and suppose that the situation is like this, that H naught, the unperturbed Hamiltonian, and psi n have the same energy ED psi n, and it doesn't matter what n is, as long as n is between 1 and D. अच्छा, यहाँ पे मैंने लेबलिंग अब कर दी है psi 1 psi 2 psi 3, लेकिन अब ये जो psi 1 है वो ये ग्राउंड स्टेट नहीं है या ये नहीं है, it's just the numbering in between the degenerate levels. Sorry. हाँ, मतलब कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है उसके कुछ स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, कुछ की सेम होती है. तो जिनकी सेम है उनको अब हमने इस तरह से लेबल कर दिए. ठीक है, वैसे तो हो सकता है जैसे अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिकॉल करें तो इसको ग्राउंड स्टेट को हम कहते हैं psi 1 psi 100, बल्कि हाइड्रोजन एटम को लेट मी ड्रॉ दैट. सो वी कॉल दिस psi 100, ये ग्राउंड स्टेट है. फिर जो ये है जो n इक्वल 2 स्टेट है, इट्स psi 210 psi 2 1 minus 1 psi 2 1 1 and psi 200. अब ये जो है ये 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम लेबलिंग ये कर रहे हैं. तो जब इस केस की बात कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस वन एज psi 1, दिस वन psi 2, दिस वन psi 3, दिस वन psi 4. कि अब जो मेरी लेबलिंग होगी 1 2 3 4 इज जस्ट फॉर द स्टेट्स इन दिस ग्रुप ऑफ डीजेनरेट स्टेट्स. क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम है, आई एम जस्ट कॉलिंग इट ED. Or again, the problem is still this: your total Hamiltonian is H naught plus H prime. And our goal again is to find energies
for this total Hamiltonian when we add the perturbation term to this one. Okay, और यहां से एक चीज नोट करें कि ये सारे जो स्टेट्स हैं, जो डीजेनरेट स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, लेकिन सबकी एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे लेवल्स हैं, जरूरी नहीं कि हम इनको psi1, psi2, psi3, psi4 ही कहें। Actually, any linear combination of these degenerate states is a legitimate solution of the unperturbed problem. क्यों? क्योंकि if I have, you know, this psi naught as some C1, psi1, C2, psi2, all the way to CD, psi d, it is still an eigenstate. Let me just write it as some I1 to D, Ci, psi I, 0. So any linear combination of these states is actually an eigenstate of H naught. So now, अब जो issue है वो ये है कि we have to decide which of this linear combination is appropriate to find the correction to this energy. क्यों? क्योंकि जो energy है perturbed Hamiltonian में, I can again write, you know, let's say the first, the total energy En corresponding to the total H. So let's say my H is psi, and let me call it some psi n, and now my energy is An and psi n. So for the total Hamiltonian, I have some wave function and some energy. So this En, I can similarly write as some En0, lambda, En1, lambda, En2, etc. And similarly, the wave function psi n is, let's say, psi n0, lambda, psi n1, lambda square, psi n2, and so on. Up, and when lambda goes to 1, I have this h equal to this. अब इसमें ये जो En0 है वो तो होगी, जो Ed है सबके लिए वही है। तो अलबत्ता ये जो psi n0 है, this can be anything, because अगर आप लेट्स से इमेजिन करें कि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेट है उसके लिए हम करेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो psi n है, जरूरी नहीं कि ये psi1 हो, ये psi2 भी हो सकता है, psi, because all states have the same energy. So in general, this is just some linear combination of these states. Of course, there's a requirement that C1, C2, CD, etc. they have to be so that the state is normalized. But other than the normalization, you are free to choose. So that's why instead of calling it psi n0, let's just call it some phi n0. And our now goal is also to find the appropriate phi n0 as well. So this is the difference between the degenerate and non-degenerate perturbation theory. Because non-degenerate में each energy is assigned to an each individual psi n. But here, the same energy is for a lot of psi n's. So then our, you know, unperturbed wave function, instead of taking any one, we just take a phi n to be a linear combination of all the unperturbed, let me call it I, Ci, psi I, 0. I goes from 1 to D. So this is what we use for phi n0. नहीं जरूरी नहीं, जो मर्जी नहीं, सबका सम ही है। देखिए असल तो ये psi1, C1, psi1 प्लस ये, आप इसको पहले लिख लें, बाद में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा इस तरह से लिखें तो तरतीब से सारी टर्म्स आ जाएंगी। हाँ, तो उसमें वो कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, बट इन जनरल जब अभी हमें प्रॉब्लम का भी नहीं पता, तो इन जनरल तो सारे कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे ना। एट द एंड इट्स पॉसिबल, आप सही कह रही हैं कि लेट्स से 4 स्टेट्स हैं, तो
कोई एक स्टेट जरूरी हो सकता है ये इन दो का कॉम्बिनेशन बन जाए, फिर कोई एक स्टेट उन दो का कॉम्बिनेशन बन जाए एंड सो ऑन, बट दैट्स आफ्टर वी सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे पहले तो अभी जनरल हम सुपरपोजिशन ही लिखेंगे ना। सर ओके, सो इट मींस व्हाट वी इमेजिन दैट सर मेरी आवाज नहीं आ रही। is this that our degenerate state is some linear combination of all those eigenstates, and the problem actually is okay कि आप जो मर्जी स्टेट यूज करें। Sir? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो आप ये जो चारों स्टेट हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन चारों को यूज कर लें, या यानी अगर इन चारों को सिंबल की फॉर्म में लिखें तो 2s 2p0 2p1 2p, ये स्टेट्स यूज कर लें तब भी वही बात है। या आप इनके कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, फॉर एग्जांपल 2s 2px 2py 2pc, ये चारों भी जो है वो हैमिल्टोनियन के उसी तरह से आइगन फंक्शन, और इन चारों की एनर्जी भी वही है जो इन चारों की है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की एनर्जी भी वही सेम है। सो इट डजंट मैटर कि व्हाट यू नो कॉम्बिनेशन वी यूज फॉर द अनपर्टर्ब्ड स्टेट, but keeping it general will help us find the appropriate state after the perturbation has been added for the new problem. Okay, so ये setting है अब हमारे पास that we have this Hamiltonian and our goal is to find psi n and en, where we have expanded en as a series in lambdas and psi n as a series in lambdas. The only difference now is that when lambda is 0, we are not taking our psi n for lambda 0 as to be just, you know, any of the individual states that we have solved from this Hamiltonian, but a linear combination of these states. क्योंकि इनका पहली बात है वी डोंट नो कि ये साई एन 0 है कि नहीं है, ये तो कुछ कोई और फंक्शन है ना, ये तो नहीं है इसके सोल्यूशन एच नॉट के, एंड वी डोंट नो कि वो बट डीजेनरेट है या नहीं है। डीजेनरेट तो सिर्फ ये सोल्यूशन है ना, जब लैम्डा 0 होगा तो एच नॉट जो बनेगा उसके सोल्यूशन डीजेनरेट है, ठीक है। ऑलराइट, सो तरीका वही है कि हम ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसके अंदर हैमिल्टोनियन भी पुट कर दें, ठीक है, विद लैम्डा, और साई भी पुट कर दें, ई भी पुट कर दें, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। So we will have h naught plus lambda h dash for Hamiltonian, and then for the wave function, अच्छा मैं interchangeably कभी वो bracket notation इस्तेमाल करता हूँ कभी नहीं करता, depending on the convenience, but it's better to be consistent, I think. Psi n2. By the way, it doesn't really matter अगर आप मरियम सिंबल्स की बात करें, इसको 5n1 भी कह दें 5n2 भी कह दें तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वो तो ये है ना, ये तो नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं पहली बात है ये पहले ही कोई जो मर्जी इसको नाम दे ले, ठीक है, इससे क्योंकि इसका पिछले प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन जनरल तो हो सकता है ना, क्योंकि वो भी तो दे साई एंड फॉर्म नो दे उसमें वो भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका सिंबल जो मर्जी यूज करें इससे तो फर्क नहीं पड़ता, इसको 5n1 कहते 5n2 कहते कोई बात नहीं। ओके, फॉर ई वी हैव en0 lambda en1 lambda en2 psi phi n0 lambda psi n1 lambda square psi n2 and so on. So let's first collect the constant terms. Constant terms को अगर देखें आप तो वही h naught phi n0 is equal to en0 phi n0.
राइट. सो ये वही जो अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर इक्वेशन है वो आ गई, वेयर ऑल ई एंस आर द सेम, वी कैन कॉल देम ईडी. Okay, let's now compare the coefficients of lambda. तो ये h naught into this आ जाएगा और h prime into phi n 0 आ जाएगा. और राइट साइड पे आ जाएगा e n 1 phi n 0 और e n 0 psi n 1. इस तरह जब सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात करेंगे तो वी विल टेक lambda 2 but we are not going to go there. So we'll be just concerned with the first order correction. So let's just keep until here. अब इसके लिए let me multiply on both sides by psi m. So psi m where m is between 1 and d. ठीक है, ये मैं कोई भी जनरल psi m से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा लेफ्ट साइड से, बल्कि इट्स वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट डीजेनरेट ग्रुप. अगर वो चार थे तो ये उन चारों में से कोई एक है. सो यहां पे आ जाएगा psi m e n 1 ये h नॉट जो है वो psi m पे ऑपरेट होगा तो e m आ जाएगा बाहर. और चूंकि सारी एनर्जी बराबर है, लेट मी जस्ट कॉल इट e d. h प्राइम है ये ऐसे ही रहेगा और अच्छा चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं phi n 0, दिस इज e n 1 और दिस इज नथिंग बट e d. तो ये टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये बाकी बच जाएगा. अब जो है जो phi n की रिप्रेजेंटेशन हमने अज्यूम की हुई है वो हम दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जस्ट टू रिकॉल, phi n is a linear superposition of the degenerate wave functions. So यहां पे रखेंगे और यहां पे दो जगह पे रखना, इधर भी और इधर भी. तो हमारे पास आ जाएगा psi m0 h prime ci psi n0 is equal to en1. यहां पे था psi m0 I1 to D ci psi n0. Okay. So, and just to
specify m. M is one of the degenerate functions. इसको हम अंदर ले जाते हैं सम के, so this becomes I1 to D Ci psi m0 hi psi n0 और ये आ जाएगा en1 I1 to D psi m0 psi n0 Ci. Right? Let's call ये मैंने कुछ गलत कर दिया, ये n नहीं बल्कि ये I है, ये भी I है, ये भी I है, राइट? सो दिस वाज सम ओवर I, ये भी सम ओवर I था, ये आ गया। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा ना इस इक्वेशन को आपको बताने के लिए कि ये है क्या, बल्कि इसको हम इकट्ठा ये उसको भी इधर ले आते हैं, ठीक है? देयर आर टू सम्स ओवर I, सो लेट मी राइट I1 to D। सो ये जो नंबर है इसको लेट्स कॉल इट सम h प्राइम mi माइनस ये क्या चीज होगी साई m साई i, दिस इज डेल्टा mi इंटू सी आई, ठीक है ना? क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट उस वक्त जीरो होगा जब m और i बराबर है, और उस वक्त 1 होगा जब m और i बराबर है, और 0 होगा जब m और i डिफरेंट है, बिकॉज देयर आर ऑर्थोगोनल। ये हैं तो डीजेनरेट, बट लेकिन जो डीजेनरेट स्टेट्स हैं होती वो भी ऑर्थोगोनल है। ओके, अब एंड m इज 1 2 एंड अप टू d। तो इसको मैं अब जरा खोल के लिखता हूँ। तो ये बनेगी लेट्स से फॉर m1, सो m1 ये क्या हुआ, m1 के लिए होगा दिस, ये पहली टर्म बनेगी i फॉर i1, सो दिस इज h11 प्राइम, ये 1 1 है तो ये नंबर 1 आ जाएगा माइनस en1 इंटू c1 प्लस m अभी भी 1 है, अब i2 आ जाएगा, जब i2 होगा तो दिस इज h प्राइम 1 2, अब ये 2 है और ये 1 है तो 2 1 डेल्टा 0 हो गया, सो दिस इज गॉन c2 h प्राइम 1 3 ऑल द वे टू h1 d प्राइम c d इक्वल 0। ये आ गई m1 के लिए। m2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, m2 के लिए बनेगी h21 पहली टर्म आ जाएगी, और ये 2 1 तो ये 0 तो ओनली c1, और फिर जब m2 होगा i2 होगा, सो h प्राइम 2 2 माइनस en1, ये देखिए ये भी en1 है, ये भी en1 है, क्योंकि ये 2 2 है तो ये 1 हो गया, सो c2 2 3 c3 ऑल द वे टू h2d cd इक्वल 0। सो इस तरह से ही चलती जाएंगे। सो दिस इज अ सेट ऑफ डी इक्वेशंस, क्योंकि m जो है ना इसमें 1 से लेकर d तक जाएगा। अगर आपके पास 4 डीजेनरेट लेवल हैं तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, और ये अननोन कोएफिशिएंट्स कितने हैं, ये भी d है, बिकॉज i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू d। तो इसका मतलब है ये c1 c2 ऑल द वे टू cd। अगर आपके पास 4 डीजेनरेट लेवल हैं तो c1 c2 c3 c4 होगा, और 4 ही इक्वेशंस होंगी, यानी d इक्वेशंस है और d ही अननोन है। और इसको अगर आप कंबाइन करके लिखें बाय द वे, सो दिस गेट्स टू द फेमिलियर फॉर्म के h11 en1 h12 h13 all the way to h1d h21 h22
ये बेसिकली वही आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई है। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा C1 C2 ऑल द वे टू CD इक्वल 0। अब ये वही हमारे पास सेट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन आ गई है। और सेट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है। और सो तरीका यही है कि इसका डिटरमिनेंट 0 पुट करें। ठीक है। इसको सॉल्व करें और En की वैल्यूज फाइंड कर लें। जितना इसका ऑर्डर होगा मैक्सिमम आपके पास En की उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। और वो आपके पास करेक्शंस आ गई हैं अब लेवल्स में। ठीक है। और फिर जितनी वैल्यूज आए आप वापस जाएं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करें और इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करें और C1 से लेकर CD की वैल्यूज निकालें एंड देन यू गेट योर फर्स्ट फाई नॉट and then you put the second value of En, you get your second phi naught and so on. And this is how you discover कि जो degenerate levels हैं वो उनमें एनर्जी कितनी करेक्शन आई है और एनर्जी करेक्शन के बाद वो अब लेवल्स की स्टेट क्या है। ठीक है। एंड so let me just do it symbolically little bit। तो फर्ज करें आप En को सॉल्व करते हैं तो जो En1 है इसके पास आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। let me call it some E1 E2 E3 all the way to ED। यानी इन जनरल एट मोस्ट आपके पास D सॉल्यूशंस आ जाएंगे ना इस डिटरमिनेंट के। अगर ये 4/4 है तो En की 4 वैल्यूज आ जाएंगी E1 E2 E3 E4 4 एनर्जी करेक्शन। तो अब आपके पास न्यू एनर्जीज क्या बनेंगी? न्यू एनर्जीज होंगी En चूंकि है En0 प्लस En1 अप टू फर्स्ट ऑर्डर। सो ये आपके पास बन जाएगा En0 प्लस ε1 En0 प्लस ε2 En0 प्लस ε3 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास नई एनर्जीज आ गई। अब देखें इन जनरल आपकी एनर्जी पहले से डिफरेंट हो गई है प्लस हर स्टेट हर लेवल की अब एनर्जी भी डिफरेंट हो गई है। अगर वो 4 डीजेनरेट लेवल थे सबकी एनर्जी सेम थी, अब सबकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। पॉज का वैसे ही होता है कि अगर आपने 4 सोल्यूशन निकाले हैं ना तो 4 में से लेट से बजाय के चारों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो, 2 सोल्यूशन और 2 सोल्यूशन बराबर बराबर होते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो उस वक्त में क्या होगा कि आपके जो सिंगल एनर्जी वैल्यू थी वो 2 एनर्जी वैल्यूज में चेंज होगी। इन दोनों लेवल की भी वही लेट्स से ε1 ε2 बराबर है, ε3 ε4 बराबर है लेकिन इससे डिफरेंट है। तो इन दो लेवल्स की एनर्जी बराबर है और इन दो लेवल की एनर्जी बराबर है लेकिन आपस में अब डिफरेंट हो गए। सो आपकी जो डीजेनरेसी है वो पहले से कम होगी। अच्छा, लेकिन हमारा भी काम खत्म नहीं हुआ बिकॉज वी आल्सो हैव टू फाइंड व्हाट phi n0 इज। तो phi n0 जो है दिस इज I12 D CI psi n0। तो आपको ये कोफिशिएंट चाहिए CI। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशंस आए हैं ना जितने बारी बारी एक एक करके पुट करेंगे और ये जो C1 C2 अप टू CD है इनको सॉल्व करेंगे। और एक जब आप एक ε1 पुट करेंगे आपके पास एक सेट आ जाएगा। जब एक सेट आएगा उसको यहाँ पे पुट करें, आपके पास एक 5 फंक्शन आ गया। इसको नॉर्मलाइज भी बाद में करना होगा क्योंकि जब हम होमोजेनस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो एक कोफिशिएंट जो है वो अननोन होता है। वो जो एक अननोन है वो नॉर्मलाइजेशन से हासिल होगा। फिर इस तरह दूसरी जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो पुट करें, फिर एक सेट ऑफ सी निकालें, वो यहाँ पे पुट करें, नॉर्मलाइज करें, आपके पास दूसरा फाई आ जाएगा। तो अब आपने ये कर लिया है कि जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो आपने एक तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस कंप्यूट कर ली हैं, प्लस आपने जो अप्रोप्रिएट जीरोथ ऑर्डर, देखेंगे अभी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नहीं है, जो जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शंस है अप्रोप्रिएट वो भी हासिल कर लिए जो कि आपस में ऑर्थोगोनल है। And each one of them has now different values when the problem becomes perturbed. Okay, so any questions? अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं डीजेनरेट केस का।
क्यों मैर? Good. So let's try. So as an exercise, मैं आपको एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ पहले. सिंपल प्रॉब्लम है, इट्स वेरी इल्यूमिनेटिंग, और होपफुली जब आप प्रोसेस सारा करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द डीजेनरेट परटर्बेशन थियरी. मैंने इसको हीलियम एटम पे असल में अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आई वांट टू गेट सम स्किल्स इन यूजिंग डीजेनरेट परटर्बेशन थियरी. उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम. और जो सिंपल प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू टेक 2D पोटेंशियल वेल. The 2D potential well है, it's a two-dimensional box, and it's defined by, let's say, a potential profile, which is now function of x, y. And let's say potential is 0 when my x is between 0 and a, and my y is between 0 and a, and it's infinity otherwise. So now we have a two-dimensional potential box. तो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें तो वो बनेगी माइनस एच बार स्क्वायर 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर साई ऑफ एक्स वाई प्लस ये तो जीरो ही हो जाएगा इज इक्वल टू ई साई एक्स वाई, वेयर द बाउंड्री कंडीशन नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंफिनिटी इज कि आवर साई शुड बी जीरो at x is equal to 0, y is equal to 0, and x equal to ab and x y a. तो अब आपने चूंकि देख लिया कि हमारा जो पोटेंशियल है वो चूंकि इस तरह से है कि आई कैन सेपरेट माई हैमिल्टोनियन इनटू टू पार्ट. ये देखिए, अगर ये इसको आप हैमिल्टोनियन अब समझे तो ये सिर्फ x का पार्ट है, ये सिर्फ y का पार्ट है. ठीक है, तो इट मीन के जो हमने पहले लेक्चर में जो चीज पढ़ी थी वो अब अप्लाई होगी. And I can write my wave function as product of 2 degrees of freedom. So we can take psi as sum phi 1 of x and phi 2 of y. और जो टोटल एनर्जी है वो होगी सम ऑफ एनर्जी 1 एंड एनर्जी 2. और अगर आप ये साई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यू कैन ब्रेक इट इनटू टू प्रॉब्लम्स. सो एक प्रॉब्लम बन जाएगा, अच्छा मुझे अंदाजा नहीं है कि आप लोग कितने इस चीज से कंफर्टेबल हैं, बट आई होप के यू आर फाइन. सो एक प्रॉब्लम ये है और दूसरा प्रॉब्लम ये है. दोनों एग्जैक्ट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है. इसका सॉल्यूशन भी हमें पता है ऑलरेडी. इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है phi 1 of x 2 over a square root sine let me write it just n square pi square नहीं n pi x over a, और जो एनर्जी है वो है n square pi square h square या h bar square 2 ma square. ये है, let's call it some n1. जो phi 2 है ये जरा चेक कीजिएगा, 2 over a sin n pi over a y, और जो इसकी एनर्जी है n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर लिखी होगी h bar स्क्वायर 2. हाँ ठीक है. सो लेट्स कॉल इट n2 स्क्वायर. सो दिस इज 2m स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो है n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इनटू पाई स्क्वायर h bar स्क्वायर 2m a स्क्वायर. और जो टोटल वेव फंक्शन है सिस्टम का वो है psi of x y as 2 over a sine
n1 pi x over a sin n2 pi y over a। सो ये वेव फंक्शन हो गया टोटल, जबकि n1 n2 जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि n1 goes from 1 to all the way and n2 goes from 1 to and so on। ये वेव फंक्शन आ गया, ये एनर्जी आ गई। अगर मैं इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरह से बनेगी। सो ग्राउंड स्टेट क्या होगी मैर, आप गेस कर सकते ग्राउंड स्टेट? ये एनर्जी गिवन इधर n1 n2 की किन किन वैल्यूज के लिए ये ग्राउंड स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट क्या होती है जी? नहीं पहले नहीं, जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट हो। तो ये लोएस्ट कब होगा ये फंक्शन जो क्या 1 होगा? n तो इसमें है ही नहीं कहीं। n1 है ना, n आप n कह रहे हैं n1 कह रहे हैं? n1 1 होगा और n2 क्या होना चाहिए? 0 तो पॉसिबल ही नहीं, n2 0 होगा तो ये फंक्शन ही 0 हो जाता है। सो इट्स स्टार्टिंग वैल्यू इज 1। हाँ, तो अगर n1 भी 1 है n2 भी 1 है तो आपको लोएस्ट एनर्जी मिलेगी। तो इसकी जो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट है वो ये है। सो n1 भी 1 है, n2 भी 1 है। अब आगे वाली देखते हैं। जब n1 1 होगी तो n2 2 होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? दिस इज सम कांस्टेंट टाइम्स 1 plus 4 is 5, 5 times दी होगी। तो लेट्स से सम लेवल लाइक दिस। सो n1 है 1 और n2 है 2। अब जब n1 2 होगा और n2 1 होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? ये 2 है और ये 1 है, तो एनर्जी फिर होगी 5 टाइम्स दिस। तो वही एनर्जी होगी जो पहले है। सो इसका मतलब है ये जो दो हैं ये दो डीजेनरेट स्टेट्स हैं, n1 2 और n1 n2 1। अब इसके ऊपर अगर आप इन दोनों को 2 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, वो स्टेट ऊपर चली जाएगी। सो जो दोनों 2 2 हैं ये फिर एक नॉन डिजेनरेट स्टेट आ सब में। तो इसके बाद जब ऊपर जाते हैं ना, फिर 2 3 और 3 2 ये दोनों डिजेनरेट स्टेट्स हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक परटर्बेशन अभी थोड़ी देर में डिफाइन करता हूं, एच प्राइम कुछ, क्या मेरा जो पोटेंशियल वेल है वो ये नहीं है बल्कि देयर इज सम परटर्बेशन एच प्राइम, तो इस लेवल में एनर्जी करेक्शन फाइंड करें तो आप नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिजेनरेट लेवल है, बहुत सिंपल क्विक। अलबत्ता अगर मैं आपसे कहूं कि उसी एच प्राइम के लिए इन दो लेवल में एनर्जी करेक्शन फाइंड करें, नाउ यू हैव टू यूज डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एज अ क्विज। ठीक है, एच प्राइम में आपका डिफाइन कर देते हैं। एच प्राइम इज सिंपल, एच प्राइम है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा था कि आप लोग आराम से जो है वो इंटेग्रल्स निकाल सकें। तो सो एच प्राइम इज some v naught when your x is between 0 and a by 2 and your y is between 0 and a by 2 and h prime is 0 otherwise। so this is your h prime। और ये जो दो डिजेनरेट लेवल्स हैं इनमें आपने एनर्जी करेक्शन और जो करस्पॉन्डिंग नए आइगन फंक्शंस फाई हैं वो फाइंड करने हैं। हाँ जी, डिजेनरेट के सो ये दोनों डिजेनरेट स्टेट्स, इनमें एनर्जी करेक्शन फाइंड करनी है आपने। फर्स्ट ऑर्डर, ये यहाँ पे मैंने वो जो रिजल्ट en1 के निकाले उस मेथड से।
आपकी सहूलत के लिए लेट मी एक्चुअली स्पेसिफाई इट इवन मोर। तो चूंकि उसमें आपको साई वन साई टू भी चाहिए, तो ये बेसिकली अब n1 है 1 और n2 है 2, तो ये जो फंक्शन है जब n1 1 है और n2 2 है, उसको आप लेट से साई वन कह लें। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर देता हूँ। तो आपका जो साई वन है, लेट्स टेक इट 2 ओवर a साइन पाई x ओवर a साइन 2 पाई y ओवर a, और जो साई टू है ये आप कह दें जब ये 2 होगा और जो n2 है वो 1 होगा। So ये psi 1 psi 2 आपके पास आ गए, and that's all you need with the h prime. Let me write it again. So h prime जो है वो है v naught x between 0 to a by 2, y between 0 and a by 2, and it's 0 otherwise. So this is h prime, and you are supposed to find en1 और जो phi n है। So en भी find करें, इसके दो आंसर्स होंगे, और जो phi n है ये भी फाइंड करें, ये भी दो होंगे। तो जो लोग ऑनलाइन है मैं उनके लिए रिसेप्शन अभी एलएमएस पे बनाता हूँ। ऑनलाइन लोगों के लिए टाइम जो है वो जरा जल्दी का, और जो क्लास में है वो थोड़ी देर तक ज्यादा तक करा सकते हैं। किसके लिए ये मैंने बता दिया, इसको एक को साई वन कह लें, एक को साई टू कह लें। हाँ ठीक है। जी कंप्यूट क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है ना en1, ये कंप्यूट करनी है, और जो इनके करस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट सुपरपोजिशन है ना फाई एन की, वो कंप्यूट करनी है। सो अगर यहाँ पे आप देखें तो आपने ये मैट्रिक्स सेटअप करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेके ये 2 by 2 मैट्रिक्स सिंपल सा बनेगा। तो en1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी,
वो कंप्यूट करनी है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग इस वापस जाएं और हर एक वैल्यू के लिए C1 C2 की वैल्यूज आएंगी वो करनी है, फिर उन दोनों फाइल्स को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, हाँ सिर्फ दो ही लेवल है। हाँ, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये D/D है, और जो डीजेनरेट सिस्टम है सिर्फ उसी की बात हो रही है, बाकी लेवल से वी आर नॉट कंसर्न्ड। H प्राइम जो है इट्स दिस थिंग, सो दिस इज H prime Mi। ठीक है, जस्ट टू लेट्स से रीराइट हियर, जो H Mi prime है इट्स दिस इंटेग्रल of between psi m H prime psi I d tau, where this integration is over all the variables, limits appropriately रखनी। ठीक है, सो इसको आप क्विज ना समझे, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं असल में चाहता हूँ कि आप लोग इसको करें, ना कि कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए, क्योंकि करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ज़ाहिर आपको पहले से चीजें नहीं आती। क्या En तो अननोन है ना, वो तो फाइंड करना ना। हाँ, तो वो मैट्रिक्स सेटअप करेंगे तो उसमें En में वैसे ही होगा, सिर्फ आपने एज कंप्यूट करने हैं। D2 है, M तो 1 और 2 होगा ना, तो बेसिकली आपने ये मैट्रिक्स सेटअप करना है। ठीक है, ये नंबर चारों कंप्यूट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एच प्राइम भी बता दिया है, psi 1 psi 2 भी दोनों बता दिए। ठीक है, और इसमें सेटअप करके तो En फाइंड कर लें, दो वैल्यूज आएंगी, फिर उनके करस्पॉन्डिंग C1 C2 निकालें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने गलती से क्विज 4 के नाम से LMS पे पब्लिश कर दिए, तो है तो ये थर्ड, लेकिन अब क्विज 4
के नाम से जो रिसेप्शन है उस पर जमा करवाइएगा। मैं आपको कुछ इंटेग्रल की वैल्यूज भी दे देता हूँ असल में, ताकि आपको जरा आसानी रहे। ठीक है, इन दो की मदद से आप कर, यहाँ पे अगर वाई वाई भी आता है तो लिमिट वही है, तो वो भी वही है, दूसरा इंटीग्रल भी होगा। तो इन दो इंटीग्रल की मदद से आप क्विकली ये चारों नंबर जो है वो फाइंड कर लेंगे। बाकी आगे आसान है। जी जी जी, डी जो है, एम तो उसमें रनिंग इंडेक्स है ना, वो तो इट गोज फ्रॉम 1 to D। डी तो फिक्स नंबर है ना, तो एम जो है वो तो वेरिएबल नंबर है ना। जी जी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तो आपको एम से एम कुछ नहीं चाहिए, वो तो जस्ट मैट्रिक्स आपने बनाना। जो हाँ वी नॉट के टर्म में होगा।
जी डी टाओ जो है ना वो इंटीग्रेशन इंटरवल है ना, यहाँ पे होगा dx dy, उसका मतलब डी टाओ हमने सिंबल यूज करते हैं कि जो भी इंटीग्रेशन वाली है ना वेरिएबल, उनको रिप्रेजेंट करने के। साजिद मसला तो नहीं आ रहा ज्यादा? नो सर, बस जरा स्लो चल रहा हूँ असल में। चलो ठीक है। सर टाइम कितना दिए? टाइम आपकी स्पीड के लिहाज से दिया ओह सर, थैंक यू सर। है। 2a, ये नीचे वाला जो है ये, हाँ इस तरह के दो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वो फिर ये 2a 3 पाई का स्क्वायर बन जाएगा। ये x का इसके साथ एक y का इंटीग्रल भी आना है जब आप कर रहे होंगे। आसिफ आपका H11 क्या निकला? हाँ जरूरत तो नहीं पड़ती वैसे। जी 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 जी। क्वाड्रेटिक इतनी मुश्किल तो नहीं, सिंपल सी इक्वेशन क्या बनी है? ठीक लग रहा है आपका? ये अब इधर देखे ना, इसको स्क्वायर कर ले
दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट खत्म कर दें, ज्यादा आसानी से कर लेंगे। हमने H11 निकाला V0, ठीक है, जबरदस्त। सॉरी, हाँ, अब En1 अगर आपने निकाल ली है ना, तो इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम में पुट करें, ये होगा तो C1 C2, उसके लिए सॉल्व करें। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है ना? हाँ, उसकी मदद से। बाय द वे, आप लोगों के लिए हिंट ये है कि इसमें जो H11 आता है और जो H22 आता है वो है V0/4, और जो H12 है और H21 वो आता है 16/9 पाई स्क्वायर V0। ये निकला? हाँ। अच्छा, होमोजेनस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना, वो मैं जस्ट थोड़ा सा रिपीट दोबारा कर देता हूँ। पता नहीं आप लोग करते तो होंगे काफी सारे कोर्सेज में ये काम, कि अगर आपके पास इस तरह का हो ना मैट्रिक्स, कोई AB AB C1 C2, और ये इसी तरह का बनेगा। जब आप वापस जाके अपनी आइगन वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो दोनों रोज हमेशा बराबर हो जाती हैं अगर 2/2 सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बेसिकली ये आ गया। सो यू से कि अब लेट से C1 कुछ भी है, तो C2 निकाल लें। C2 होगा -A/B C1। तो यहां से आपके पास जो फाई n 0 आ जाएगा, C1 psi1 -A/B C1 psi2, और C1 कॉमन ले लें और इसको फिर नॉर्मलाइज कर लें। इस तरह से करके आ जाता। En का निकला, En का निकला, En आना चाहिए V0/4 ± 16 V0। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, प्लस दोनों होने चाहिए। अगर जैसे देखें ना, इसमें अगर आप पुट करते हैं तो ये बनता है V0/4 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और ये डिटर्मिनेंट खोलें तो ये बनता है V0/4 -En1 स्क्वायर -16 V0 19 पाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं। एक तो ये है कि आप इक्वेशन खोलें और उसको सॉल्व वगैरह करें, लेकिन आप इधर ये सिंपल है, आप थोड़ी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा V0/4 -En1 प्लस माइनस, हाँ, हर क्योंकि आइगन वैल्यूज उतनी होंगी ना जितना साइज है मैट्रिक्स का इन जनरल। तो यहां से इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो En1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक V0/4 प्लस 16 V0 और दूसरी आ जाएगी माइनस, ये दो आ गई। अब दोनों को बारी बारी जाकर अपने मैट्रिक्स में पुट करना और C1 C2 निकालना। तो ये काम तो आप लोग खुद से कर लें।
जो लोग ऑनलाइन है वो आपने 5:15 तक अपलोड करना सोल्यूशन, जितना भी होगा कर दीजिएगा। तो मैं जो मीटिंग है वो खत्म करने लगा हूँ, ऑनलाइन वाले जो लोग हैं उनके लिए, तो आप लोग सोल्यूशन जो है सर वो अपलोड कर दीजिएगा। जी जी आसिफ। सर ये जो हमारे पास जो एनर्जी करेक्शन आई हुई है, तो ये जी जी जितने भी डीजेनरेट स्टेट है ये सब के अंदर है? मतलब जो 1-1 वाले है वो डीजेनरेट नहीं है, 2-2 वाला डीजेनरेट स्टेट नहीं है, 3-3 भी नहीं है, लेकिन इसके जिनके अंदर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है तो वो डीजेनरेट स्टेट्स हैं, तो ये करेक्शन सबके लिए इक्वली है? मतलब ये नहीं स्प्लिटिंग नहीं, ये टाइप तो है? हमने सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने सिर्फ वो जो 2 लेवल थे दूसरे नंबर पे आ रहे थे उनके लिए है, ऊपर वालों के तो लिए नहीं है, जो ऊपर वाले डीजनरेट है। जो 1-2 और 2-1 वाला जो स्टेट है, हाँ हाँ, बस ये उनके फर्स्ट लिए है। एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड। जी 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 जी, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं उनके तो वे जो आइगन फंक्शन है वो डिफरेंट है, उसमें n 3 चाहिए, 2 चाहिए, तो उन पे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सर जी जी सर ये H12 की वैल्यू क्या लिखी थी, मैं नोट नहीं कर सका सर। हाँ जी, H12 की लिखी थी, जी सर, क्या वैल्यू लिखी थी? H12 की थी 16 V0/9 पाई स्क्वायर। थैंक यू सर।